बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 जो है, जिसका नाम था किंगडम प्रोक्टोक्टिस्टा, हमने वो कंप्लीट कर लिया था। और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है किंगडम फंजाई, चैप्टर नंबर 8। हमने वैरायटी ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में 5 किंगडम स्टडी किए थे। 5 किंगडम्स थे हमारे पास क्लासिफिकेशन में: मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। हर चैप्टर, हर किंगडम पे एक एक चैप्टर है। तो अब तक आपने पहला किंगडम पढ़ लिया, किंगडम मुनेरा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वाला। फिर आपने दूसरा किंगडम पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें आपके वाटर मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, फाइलम प्रोटोजोआ वगैरह है। अब हम तीसरा किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे किंगडम का नाम है किंगडम फंजाई। तो अब हम इस किंगडम को पढ़ने जा रहे हैं। याद होगा मैंने आपको किंगडम फंजाई के कैरेक्टर्स बताए थे कि दे आर, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फंगस नाम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको फंगस कहते हैं। और इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों की तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं, दे आर बोथ, यानी इनको हम कहते हैं नाइदर प्लांट नॉर एनिमल, नाइदर प्लांट नॉर एनिमल। यानी कि ये ना प्लांट होते हैं ना ये एनिमल्स होते हैं, ये उनके बीच की कड़ी है। यानी कि इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे मौजूद होते हैं जो प्लांट से सिमिलर होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स से सिमिलर होते हैं। यही वजह है कि ये ना आप किंगडम प्लांट में डाल सकते हो, ना इनको आप किंगडम एनिमल में डाल सकते हो। तो इनका आपने एक अलग सेपरेट किंगडम बनाया हुआ, किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम उनको फंगस कहते हैं। और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ना पौधे होते हैं ना एनिमल्स होते हैं, बल्कि उनकी बीच की कड़ी होते हैं। अब उनके जरा जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि जो फंगस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका ताल्लुक किंगडम फंजाई से, उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या है। तो पहला जनरल कैरेक्टर जो मैं आपने आपके सामने लिखा हुआ है वो ये: दे डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो प्लांट्स के सेल में होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट की मदद से प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद तैयार करता है। जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा वो ऑटोट्रॉप हो जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स के सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, लिहाजा प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। और जिनके सेल में ये ऑर्गेनल नहीं होता, जैसे कि एनिमल्स हो गए, फंगस हो गए, वो फिर ऑटोट्रॉप नहीं होते, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, फिर वो खाना बाहर से हासिल करते हैं और हेटरोट्रॉप होते हैं। तो पहला करेक्टर क्या है इनका कि इनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये प्लांट से डिफरेंट करेक्टर हो गया, ये एनिमल वाला करेक्टर हो गया, क्योंकि एनिमल के सेल में भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। अब चूंकि इनके सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, तो फिर दूसरा पॉइंट, दे आर हेटरोट्रॉप। ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये खाना बाहर से हासिल करते हैं, इसलिए हम इनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। और ये हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप। मैंने आपको बताया था हेटरोट्रॉप दो किस्म के होते हैं, एक एब्जॉर्प्टिव और एक इंजस्टिव। एब्जॉर्प्टिव वो होते हैं जो अपने बॉडी से बाहर खाने को तोड़ते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। जबकि इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप कौन से होते हैं? जो अपने बॉडी के अंदर खाना ले जाते हैं और फिर बॉडी के अंदर खाने को तोड़ के उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। हम जो होते हैं इंसान, ह्यूमंस, एनिमल्स, हम इंजेस्टिव होते हैं। हम खाना अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर खाना टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन फंगस जो है वो एब्जॉर्प्टिव होता है, यानी फंगस बॉडी के बाहर खाने को तोड़ेगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पे खाना सामने पड़ा हुआ है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। फंगस इनके अंदर एंजाइम्स खारिज करेगा। ये बड़े, खैर मैंने तो गलत लिख दिया, ये शुगर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, C12H22O11 शुगर का मॉलिक्यूल है। फंगस इनमें एंजाइम्स खारिज करके इनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा, जो कि ग्लूकोज होता है, C6H12O6। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल है, फंगस इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप होते हैं, यानी अपने जिस्म से बाहर, अपनी बॉडी से बाहर खाने को तोड़ेंगे और फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हेटरोट्रॉप होते हैं। और कौन से हेटरोट्रॉप? एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप। तीसरा पॉइंट, दे आर मल्टी सेलुलर। तकरीबन सारी स्पीशीज इनकी मल्टी सेलुलर होती है, बहुत सारे सेल्स इनके बॉडी में मौजूद होती है। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म फंगस का ऐसा है, यीस्ट, उर्दू में खमीर कहते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है।
तो इस किंगडम में, किंगडम फंजाई में, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट के अलावा बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है। यीस्ट यूनिसेलुलर होता है, लेकिन फंगस वाले इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, इसलिए इसमें आपने इसको इसी किंगडम में रिटेन कर रखा है। और ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनके सेल के अंदर विजिबल न्यूक्लियस मौजूद होगा। मुनेरा की तरह इनके अंदर प्रोकैरियोटिक नहीं होता मामला। मुनेरा में होता है ना प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस नहीं होता, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो 4 कैरेक्टर हो गए अब तक। एक, इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। दूसरा, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप होते हैं। तीसरा, ये मल्टी सेलुलर है सिवाय यीस्ट के। और चौथा, ये यूकैरियोटिक होते हैं। फिर उसके बाद एक और कैरेक्टर, दे हैव सेल वॉल ऑफ चिटन एंड फंगस सेलुलोज। इनके अंदर सेल वॉल होता है प्लांट्स की तरह। प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, इनमें भी सेल वॉल है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, मगर इनका जो सेल वॉल है वो प्लांट के सेल वॉल से डिफरेंट होता है। प्लांट का सेल वॉल पैक्टिन और सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, जबकि इनका सेल वॉल चिटन और फंगस सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ये दो कंपाउंड प्लांट में होते ही नहीं है। सेल वॉल तो छोड़े, कहीं पर भी प्लांट के अंदर ये मौजूद नहीं होते, चिटन और फंगस सेल्यूलोज। ये चिटन जो होता है ये एनिमल्स में पाया जाता है। ये जो लाल बेग वगैरह होते हैं, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ये चिटन से बना हुआ होता है। तो ये जो कंपाउंड है इनके सेल वॉल के अंदर, ये जो कंपाउंड है चिटन, ये एनिमल वाला कंपाउंड है, प्लांट वाला कंपाउंड नहीं है। तो भले इनके अंदर सेल वॉल है, प्लांट्स की तरह इनके अंदर सेल वॉल है, लेकिन वो एनिमल वाले कंपाउंड से बना हुआ है, प्लांट वाले कंपाउंड से नहीं बना हुआ। तो इनके पास सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल जो है वो चिटन से बना हुआ होता है और फंगस सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ये इधर इन कैरेक्टर्स को देखें तो ये जो क्लोरोप्लास्ट वाला कैरेक्टर है ये एनिमल वाला हो गया जी इनके अंदर, क्योंकि एनिमल्स में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। इसी तरह दूसरा जो कैरेक्टर है, दे आर हेटरोट्रॉप, ये भी एनिमल वाला हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉप होते हैं, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप है। लेकिन बहरहाल हेटरोट्रॉप है तो ये वाला कैरेक्टर भी एनिमल की तरह हो गया। मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक, ये इनका एनिमल और प्लांट दोनों वाला हो गया, क्योंकि एनिमल्स भी जो है वो मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, और प्लांट्स भी जो है वो मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। जबकि सेल वॉल जो है ये इनका प्लांट वाला कैरेक्टर हो गया। प्लांट में भी सेल वॉल मौजूद होती है, भले वो एक डिफरेंट कंपाउंड से बनी हुई है, लेकिन सेल वॉल प्लांट में भी होती है और फंगस में भी होती है। तो आप देख रहे हैं कि इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं एनिमल वाले, कुछ कैरेक्टर्स हैं इनके अंदर प्लांट वाले। एक और कैरेक्टर है प्लांट वाला, वो भी मैं लिख देता हूं, दे डू नॉट हैव सेंट्रोइल्स। इनके अंदर सेंट्रोइल्स नहीं होते। हमने जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो सेंट्रोइल मैंने आपको बताया था ऐसे ऑर्गेनल होते हैं सेल के अंदर जो सेल डिवीजन के दौरान फाइबर्स निकालते हैं। ये फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं और फिर ये क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो सेंट्रोइल होता है ये एनिमल्स के सेल में होता है, मैंने वहां आपको चैप्टर में बताया हुआ सेल स्ट्रक्चर में। ये एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है सेंट्रोइल, फंगस के अंदर, और प्लांट में ये सेंट्रोइल नहीं होते, और फंगस में भी सेंट्रोइल नहीं है, लिहाजा ये वाला कैरेक्टर भी प्लांट वाला हो गया, क्योंकि प्लांट में भी सेंट्रोइल नहीं होते, फंगस में भी सेंट्रोइल नहीं है। ठीक, तो आप क्या देख रहे हैं कि इनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं फंगस में जो एनिमल्स से सिमिलर है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट का ना होना, हेटरोट्रॉप होना, और कुछ कैरेक्टर्स इनमें ऐसे हैं जो प्लांट से सिमिलर है। कौन से? कि जैसे इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, इनमें सेंट्रोइल नहीं होता, इनमें सेंट्रोइल नहीं होता प्लांट की तरह। तो चूंकि ये एनिमल्स वाले कैरेक्टर भी रखते हैं, प्लांट्स वाले कैरेक्टर भी रखते हैं, इसलिए हमने इनको शुरू में क्या कहा, दे आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल, ना ये प्लांट है ना ये एनिमल है, इसलिए हमने इनका एक सेपरेट किंगडम बनाया हुआ है, किंगडम फंजाई। ठीक, इसके अलावा एक और इनका बड़ा मजेदार डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है जो सबसे डिफरेंट है, ना वो प्लांट में होता है ना वो एनिमल में, वो होता है न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस, आपने 9th क्लास में सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन क्या होता है कि ये आपके पास सेल है और ये है न्यूक्लियस, इसमें ये क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम है। सबसे पहले क्या होता है जी कि ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ये गायब हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्रोमोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। फिर ये अब अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रोइल यहाँ पर होते हैं और ये फाइबर्स निकालते हैं, ऐसे फाइबर्स निकालते हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इन फाइबर्स से अटैच हो जाते हैं, ऐसे इन फाइबर्स से अटैच हो जाते हैं।
ये वही ये सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है जो एनिमल में होते हैं। फिर ये फाइबर्स स्ट्रेच होते हैं और ये सेंट्रोइड्स जो है क्रोमोसोम्स को पेयर को तोड़ देता है और सेंट्रोइड्स क्रोमोसोम्स को एक एक साइड पे ले आता है। ठीक है, आपने नोट किया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई है। प्लांट में भी यही होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। एनिमल्स में भी यही होता है कि सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो गायब हो जाती है, लेकिन फंगस के अंदर ऐसा नहीं होता। फंगस के अंदर क्या मामला होता है जी, फंगस के अंदर अगर ये सेल है फंगस का, ये न्यूक्लियस है और ये अंदर क्रोमोसोम्स है, तो वो स्पाइंडल्स अंदर ही बनते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब नहीं होती। यानी ऐसा कुछ मामला होता है, मैं जरा मीडियम रेजर रखूं, ऐसा कुछ मामला होता है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब नहीं होगी, अंदर ही स्पाइंडल्स बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर और क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं, फिर क्रोमोसोम साइडों में चले जाते हैं और फिर न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाता है। बगैर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन गायब हुए न्यूक्लियस टूटता है, इसको आप कहते हो न्यूक्लियर माइटोसिस। तो ये एक जरा डिस्टेंट कैरेक्टर है जो ना पौधों में होता है ना एनिमल्स में होता है, ये खाली आपको मिलता है अल्लाह आपका भला करे फंगस के अंदर। तो ये एक डिस्टेंट कैरेक्टर हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें वो डिसॉल्व नहीं होती, गायब नहीं होती। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो रहती है मौजूद, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो गायब नहीं होती है, वो रहती है। जबकि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो ये एक ऐसा करेक्टर हो गया जो ना पौधों का है ना एनिमल का। तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशी हो गई, एक ऐसी स्पीशी जो ना पौधा है ना एनिमल है। दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट किंगडम फॉर देम। हमने इनके लिए एक बकायदा सेपरेट किंगडम बना रखा है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, ये तो इसके कुछ कैरेक्टर्स हो गए जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ना ये पौधे हैं ना ये एनिमल्स हैं, इनके अंदर कुछ एनिमल कुछ प्लांट वाले कैरेक्टर है। अब इनके अंदर अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम, बॉडी कॉल्ड माइसीलियम। इनकी बॉडी जो है वो माइसीलियम कहलाती है और माइसीलियम जो होती है वो ब्रांचिंग होती है, ब्रांचेस निकली हुई होती है पेड़ पौधों की तरह, ऐसी बड़ी पतली पतली सी ब्रांचेस होती हैं, थ्रेड लाइक होते हैं यानी पतले पतले से। ठीक है, तो ऐसा मामला होता है जी इनके अंदर कि ये एक माइसीलियम है, फिर इसमें से ये ब्रांच निकल रही है, फिर ये ब्रांच निकल रही है, ऐसे ऐसे ब्रांचेस के अंदर इनकी जो है बॉडी बनी हुई होती है। इस पूरी बॉडी को आप कहते हो माइसीलियम, ऐसी बॉडी होती है। अभी आप देखेंगे हम डायग्राम्स काफी बनाएंगे। तो इनकी जो बॉडी होती है उसको हम कहते हैं माइसीलियम, जो कि ब्रांचेस होती है उसमें और पतली पतली सी होती है, थ्रेड लाइक। उसके बाद इनकी ये जो बॉडी है माइसीलियम, ये जिस सेल्स से बनी हुई होती है उन सेल्स को हम कहते हैं हाइफी। माइसीलियम इज मेड अप ऑफ हाइफी। इनकी बॉडी जिसको आप माइसीलियम कहते हो, ये खास किस्म के सेल्स से बनी हुई होती है जिनको हम कहते हैं हाइफी। हाइफी खास किस्म के क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि दे आर थ्रेड लाइक, ये लंबे लंबे होते हैं, थ्रेड लाइक। प्लांट का सेल ऐसा होता है जी, बस उसमें वॉल होती है, ऐसे वॉल होती है प्लांट के सेल में, जबकि एनिमल सेल में वॉल नहीं होती है। और इनका सेल ऐसा होता है लंबा लंबा सा, थ्रेड लाइक, धागे की तरह का, बिल्कुल डिफरेंट सेल है। इनके सेल्स को आप कहते हो हाइफी। ठीक, तो इनकी बॉडी कहलाती है माइसीलियम, जो कि ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच बॉडी होती है। और इनकी जो माइसीलियम बॉडी होती है वो जो है, इनकी जो बॉडी होती है माइसीलियम कहलाती है और इनकी बॉडी जो है वो खास किस्म के लंबे लंबे धागे नुमा थ्रेड लाइक सेल्स से बनी हुई होती है और उन सेल्स को हम कहते हैं हाइफी। अब हाइफी जो है वो इनकी दो टाइप की होती है। इनकी हाइफी जो है वो टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स ऑफ हाइफी। दो टाइप की हाइफीज होती हैं इनकी। एक कहलाती है जी सियोइनोसाइटिक और एक कहलाती है सेप्टेट। एक कहलाती है जी सेप्टेट हाइफी और एक कहलाती है सियोइनोसाइटिक हाइफी। यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि नीचे डायग्राम बना हुआ। उसको आप अनसेप्टेट भी कहते हो और या
या नॉन सेप्टेट भी कह लेते हैं आप उसको, और सियोइनोसाइटिक, नॉन सेप्टेट या सियोइनोसाइटिक। तो इनका ये जो थ्रेड लाइक सेल्स होता है जिसको आप हाइफी कहते हो, इनकी बॉडी जो है पॉइंटर नहीं, मतलब इनकी बॉडी माइसीलियम कहलाती है, और माइसीलियम जो है वो लंबे लंबे थ्रेड लाइक सेल से बनी हुई होती है जिनको आप कहते हो हाइफी। अब हाइफी दो किस्म की होती है, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट या सियोइनोसाइटिक। सेप्टेट क्या होती है जी, ऐसी हाइफी होगी, लंबी सी हाइफी होती है जी, ऐसी लंबी सी हाइफी होती है, और इनके सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल्स हैं, इनके सेल्स के दरमियान ऐसे एक पतली सी बॉर्डर मेम्ब्रेन बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं सेप्टेट। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन बनाया, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। इनके सेल्स हाइफी में जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान एक पतली सी लेयर होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, क्रॉस वॉल, जिसको आप कहते हो सेप्टेट। इस सेप्टेट की वजह से इनकी जो हाइफी है वो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। हर सेल के अंदर जो है वो आपको न्यूक्लियस मिलेगा और ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ होंगे हर सेल्स के अंदर, ठीक है। जबकि नॉन सेप्टेड हाइफी या सियोइनोसाइटिक हाइफी क्या होती है, एक ऐसी हाइफी होती है जिसके अंदर ये क्रॉस वॉल मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो ये ऐसी होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे होंगे, सारे सेल्स आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं और इनके दरमियान जो क्रॉस वॉल होती है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपने देखा हाइफी के अंदर आपको ऐसे सेक्शन बने हुए नजर आ रहे हैं, बकायदा आप देख रहे हैं कि जी एक क्रॉस वॉल मौजूद है जिसकी वजह से आपकी हाइफी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो रही है, तो वो हाइफी कहलाएगी सेप्टेट। ये जो क्रॉस वॉल है ना, इसको हम कहते हैं सेप्टेट, इस क्रॉस वॉल को आप कहते हो सेप्टेट, और इससे बनने वाली हाइफी जो है वो कहलाएगी सेप्टेट हाइफी। और अगर आपने देखा कि हाइफी के अंदर ये जो सेप्टेट है ये एब्सेंट है, तो फिर ये वाली कहलाती है नॉन सेप्टेट हाइफी। इसको हम कहते हैं सियोइनोसाइटिक। सियोइनोसाइटिक का मतलब होता है मैनी न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियस। तो देख लें आप, इस हाइफी के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे होते हैं क्योंकि सारे सेल्स के न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं, एक बड़ा सा सेल बन जाता है। तो ये दो टाइप की हाइफीज होती है, एक सेप्टेड हाइफी होती है, इसके हाइफी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके दरमियान एक क्रॉस वॉल सेप्टेट मौजूद होती है जिसकी वजह से हाइफी के सेल बकायदा अलग अलग हो जाते हैं। जबकि नॉन सेप्टेड हाइफी एक ऐसी हाइफी होती है जिनके सेल्स के दरमियान जो सेप्टेट होती है वो नहीं होती, जिसकी वजह से आपको हाइफी जो है वो एक बड़ा सा सेल नजर आ रहा होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो नॉन सेप्टेड हाइफी को आप सियोइनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं क्योंकि मैनी न्यूक्लियस मौजूद होता है। अच्छा, सेप्टेड हाइफी में ऐसा भी हो सकता है दो दो न्यूक्लियस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, ये ले मैंने बना दिया। अच्छा, अब सेप्टेड हाइफी के अंदर जो है बीच के अंदर छोटा सा स्पेस खाली होता है ताकि ये जो साइटोप्लाज्म है ये अंदर से फ्लो होता रहे, साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरे पोर्शन में चला जाए ऐसे, और उस साइटोप्लाज्म में जो चीजें होंगी वो एक साइड एक सेल एक हिस्से से दूसरे हिस्से में चला जाता है। उस साइटोप्लाज्म में फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है, तो यूं जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में, तो इन सेप्टेट के बीच में स्पेस मौजूद होती है, सुराख होते हैं, और उन सुराख से साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, और उस साइटोप्लाज्म के साथ साथ जो चीजें होती हैं, ऑयल ग्लोबुलेट्स होते हैं, ऑक्सीजन गैसेस होती है, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी चली जाती है। जबकि इधर तो ऐसा मामला है ही नहीं सेप्टेट का, तो यहाँ तो ये चीजें एक दूसरे को तकसीम होती रहती है, फ्लो में होता है। तो ये दो तरह का हाइफी मौजूद होगा इसके अंदर। अब अगर हम इसके सेल्स में देखें तो इनका जो सेल्स होता है, यानी एक पर्टिकुलर सेल्स की हम बात कर लें तो इनके सेल्स के अंदर यहाँ पे लिखते हैं हम, इनके सेल्स में आपको सेल वॉल, अभी हमने बात करी, सेल वॉल मौजूद होता है, सेल वॉल होगा, न्यूक्लियस होगा बाकायदा क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा इनके अंदर ऑयल ग्लोबुलेट्स होते हैं जी, ऑयल ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि फूड की स्टोरेज फॉर्म है, इसके अंदर ये फूड स्टोर करे हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं, अदर ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वो वाले ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं, ये सब इनके अंदर मौजूद होता है। जबकि क्या चीज इनके अंदर एब्सेंट होगी, इनके अंदर आपको जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये हेटरोट्रॉप है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, और ना इनके अंदर सेंट्रॉयल होगा एनिमल वाला, ये दोनों इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक। तो इनके सेल्स के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब इनमें मौजूद होता है। इसके अलावा इनमें सेल वॉल भी होता है, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस भी होता है, और इनका जो फूड होता है वो ऑयल ग्लोब्यूलेट्स की सूरत में ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं ऑयल्स के, ऑयल ग्लोब्यूल्स कहते हैं, दरअसल हम इनमें फूड स्टोर किया होता है इसमें,
ठीक है, इधर भी बना लेते हैं, ये ऑयल ग्लोब्यूल्स है, ये ऑयल ग्लोब्यूल्स हो गए, इनके अंदर वैक्यूल्स भी होते हैं, काफी चीजें इनके अंदर मौजूद है। ठीक, तो ये हमारे पास इसका सेल का स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, इसकी हाइफी होती है। अच्छा, अब आते हैं मजीद आगे जाएंगे, तो ये हमने इसका सेल का स्ट्रक्चर देख लिया, इसकी बॉडी जो है वो माइसीलियम कहलाती है। इसकी बॉडी जो है खास लंबे लंबे थ्रेड लाइक सेल्स से बनी हुई होती है, जिनको हम हाइफी कहते हैं। दो किस्म का हाइफी मिलेगा, अगर क्रॉस वॉल मौजूद है, सेप्टेट मौजूद है, तो वो सेप्टेट हाइफी होगा, और वो आपको मल्टी सेलुलर लग रही होती है, बहुत सारे सेल्स होते हैं एक हाइफी में। और दूसरी हाइफी जो होगी उनमें क्रॉस वॉल मौजूद नहीं होता, उनको हम नॉन सेप्टेट सेप्टेट कहते हैं। और ये हाइफी जो है आपको सियोइनोसाइटिक लग रही होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस वाली। इनके सेल्स बिल्कुल नॉर्मल सेल्स की तरह सेल वॉल, न्यूक्लियस, ऑयल ग्लोब्यूल्स वगैरह सब मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोइल वगैरह इनमें एब्सेंट होता है, इनमें मौजूद नहीं होता। अब हम जरा इनके मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं जरा। ये तो हमने इनका स्ट्रक्चर देख लिया, इनके कैरेक्टर्स देख लिए, अब हम बात करते हैं इनके मूड ऑफ न्यूट्रिशन की। मूड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने का तरीका, खाना कैसे हासिल करते हैं वगैरह वगैरह। तो हम इनके जरा मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। चूंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इट मींस कि ये हो जाते हैं हेटरोट्रॉप, ये हेटरोट्रॉप्स हो जाते हैं। अरे भैया ब्लैक से लिख दिया। चूंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, तो ये क्या हो गए, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं जी। और हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं, एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप होते हैं। तो अब ये इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, लिहाजा ये अपना बाहर से एनवायरनमेंट से खाना हासिल करते हैं। तो दैट इज व्हाई वी कॉल देम हेटरोट्रॉप। और एब्जॉर्प्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बाहर डाइजेस्ट कर देते हैं, खाने को तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये बाहर से खाना हासिल कर रहे हैं, तो कैसे हासिल करते हैं, उस हिसाब से इनकी तीन कैटेगरीज होती है। बाहर से जो खाना हासिल करते हैं उस हिसाब से इनकी तीन कैटेगरीज होती हैं, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक और, यहाँ लिखते हैं, पहली कैटेगरी होती है पैरासाइटिक, पैरासाइटिक फंगस। दूसरी होती है सैप्रोफाइटिक फंगस, और तीसरी कहलाती है म्यूचुअलिस्ट। इनको हम सेम्बायोटिक भी कहते हैं, म्यूचुअलिस्ट को आप सेम्बायोटिक भी कहते हैं। तीन तरह का इनके अंदर फूड हासिल करने का तरीकेकार है। फूड तो ये बना नहीं सकते, ऑटोट्रॉप नहीं है, एटोट्रॉप है, तो जाहिर बात है ये बाहर से खाना हासिल करते हैं। तो बाहर से जब ये खाना हासिल करते हैं, तो उस हिसाब से इनका जो तरीकेकार होगा, उस हिसाब से या तो ये पैरासाइटिक हो जाएंगे, या सेप्रोफाइटिक हो जाएंगे, या म्यूचुअलिस्ट होते हैं। पैरासाइटिक क्या होते हैं जी, ऐसे फंगस होते हैं जो अगर होस्ट से खाना हासिल करते हैं, तो होस्ट को ये कॉज हार्म, मैं उल्टा लिख दिया, मैं मिटा दूं इसको। तो जब ये अपने होस्ट से किसी ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं ये खाना, पहली बात, ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं खाने को, और जब ये उस ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं, तो उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, उसका, उसके सेल्स को डैमेज करते हैं, उसकी बॉडी को डैमेज करते हैं, उसको बीमार कर देते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पैरासाइटिक क्या होते हैं, ऐसे फंगस होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करें प्लस उनको नुकसान पहुंचाते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक फंगस। बहुत सारे आपके पास जो पैरासाइटिक फंगस होते हैं वो आपके इंसानों के अंदर बीमारी पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फंगस होता है जी, रिंग वॉर्म के नाम से, वो आपकी खालों पे आ जाता है, आपकी स्किन पर डेवलप हो जाता है, आपकी स्किन से खाना हासिल करता है, और प्लस आपको जो है नुकसान पहुंचाता है, आपकी स्किन डैमेज होती है, खून वगैरह निकल आता है, फट जाती है स्किन। बहुत सारे पौधों से ये खाना हासिल करते हैं, जैसे कि रस्ट फंगस के नाम से एक फंगस है जो पौधों में डेवलप हो जाता है, और पौधों के अंदर जो है वो उनके लीव्स को डैमेज करता है, तो वो पैरासाइटिक हो जाता है। तो पैरासाइटिक फंगस क्या होते हैं, ऐसे फंगस जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करे प्लस उनको बीमार कर देते हैं। दो टाइप होती है इनके अंदर, एक एक्टो और एक एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के बाहर होता है, और एक एंडो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर पाया जाए। ठीक है, तो ये दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी के बाहर रह रहा होता है, बाहर से ही उसकी खाना हासिल करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको बीमार कर देता है, उसकी इसको डैमेज करता है। जबकि एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके उससे खाना हासिल करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है।
तो पहला जो इनका फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हो गया पैरासाइटिक, जिसके अंदर फंगस जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करेगा तो ये उनको नुकसान पहुंचा देता है, उनको बीमार करता है, उनको डैमेज करता है। दो टाइप होती है इसमें, अगर ऑर्गेनिज्म के बाहर रह रहा है तो एक्टो, अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा है तो एंडो। फिर आते हैं सेप्रोफाइट पे। ये ऐसे फंगस होते हैं जो अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, किसी मुर्दा एनिमल, कोई मुर्दा जानवर, कोई लकड़ी का टुकड़ा, पेड़ का टुकड़ा वगैरह वगैरह, इनसे हासिल करते हैं। ये जो फूड से हासिल होता है ना, जो फंगस हमारे खानों में डेवलप होते हैं, वो भी सेप्रोफाइटिक होते हैं, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना हासिल कर रहे होते हैं। तो डेड सेप्रोफाइटिक फंगस क्या होते हैं? ऐसे फंगस जो अपना खाना एक मुर्दा ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे होते हैं। इंसान जब मर जाता है, जब जानवर मर जाता है, या पेड़ पौधे या लकड़ियां जब ये टूट के जमीन में गिरती है तो इनमें फंगस डिवेलप हो जाता है, और फंगस इनके जो एंजाइम्स खारिज करता है और इनके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो वाले होते हैं जी सेप्रोफाइटिक फंगस, जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल कर रहे होते हैं। इनमें आपके वो वाले भी आ जाएंगे जो फूड मटेरियल पे डेवलप होते हैं, जैसे डबरोटी, फ्रूट्स वगैरह। आप इनको कुछ दिन के लिए छोड़ दें तो आप देखेंगे इनमें फंगस डिवेलप हो जाता है। तो वो जो फंगस है वो भी सेप्रोफाइटिक है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर से खाना हासिल कर रहा है। वो मुर्दा ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ऑर्गेनिज्म का पार्ट हुआ ना, फल वगैरह। फिर आते हैं तीसरी कैटेगरी पे। तीसरी कैटेगरी कहलाती है म्यूचुअलिस्ट, इनको हम सेम्बायोन्ट्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं जी, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये एक रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं। ये एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलेंगे और उनके साथ एक ताल्लुक, एक रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं। कैसी रिलेशनशिप होती है जी, कि ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, नुकसान नहीं। बोथ पार्टनर्स गेट बेनिफिट, ऐसा एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है इनका, गेट बेनिफिट। यानी पैरासाइट का अपोजिट हो गया। पैरासाइट में क्या होता है, फंगस एक ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करके उसको नुकसान देता है, जबकि इसमें क्या होता है जी, ये एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिल जाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया के साथ मिल जाएगा और ये बनते हैं लाइचिन्स। तो जब फंगस साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलता है तो ये बनते हैं लाइचिन्स। अब ये जो लाइचिन्स होते हैं ये क्या है, दरअसल साइनोबैक्टीरिया और फंगस ये दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, दोनों ने एक ताल्लुक कायम कर लिया, पार्टनर्स हो गए, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते, कोई किसी का कुछ काम कर रहा है, कोई किसी का। तो ऐसे ऐसे तरीके से अगर फंगस खाना हासिल करते हैं तो हम इसको कहते हैं म्यूचुअलिस्ट या सेम्बायोट्स। इनमें हमारे पास दो कैटेगरीज है, एक कहलाती है लाइचेंस और एक कहलाती है माइकोरिजा। लाइचेंस क्या होती है जी, फंगस जो है वो पार्टनर बन जाता है किसका, सियानोबैक्टीरिया या एल्गीज का। सियानोबैक्टीरिया या बहुत सारे एल्गीज होते हैं, ज्यादातर ये सियानोबैक्टीरिया का पार्टनर बनता है। ठीक है, तो अगर फंगस जो है वो सियानोबैक्टीरिया के साथ मिल जाए तो ये रिलेशनशिप कहलाएगी लाइचेंस, और ये एक म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप है, यानी फंगस और सियानोबैक्टीरिया एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, दोस्त हो जाते हैं जी, पार्टनर बन जाते हैं, और ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब फायदा कैसे पहुंचाते थे कि फंगस जो है वो जाहिर बात है, फंगस एक तो सरफेस एरिया बढ़ा देता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, वो ज्यादा जगह पे नहीं ऑक्यूपाई कर सकते, ज्यादा जगह से पानी और मॉइस्चर हासिल नहीं करते। तो फंगस जब साइनोबैक्टीरिया के साथ मिलता है, फंगस होता है मल्टी सेलुलर। तो अब ये क्या करता है, उस ये जो लाइसेंस हो गया इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे ये देखें, साइनोबैक्टीरिया एक है जी यूनिसेलुलर, फंगस आ गया, ये फंगस है जी मल्टी सेलुलर, तो अब देखें सरफेस एरिया बढ़ गया। तो फंगस और जब फंगस और साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं जो, तो ये लाइसेंस बनते हैं, इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। फंगस इनका सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिसकी वजह से इनकी ये जो पार्टनरशिप होती है ये ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, मिनरल्स आ जाते हैं। ये लाइसेंस साइनोबैक्टीरिया का फायदा हो गया। वो एक यूनिसेलुलर था, कम जगह पे कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, तो कम पानी कम मॉइस्चर हासिल कर रहा था। जब उस फंगस आया तो फंगस ने उसकी जगह बड़ी कर दी और अब उसको ज्यादा पानी ज्यादा मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी तरफ सियानोबैक्टीरिया क्या काम करता है, सियानोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप होता है, खाना तैयार करके फंगस को प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। फंगस ने सियानोबैक्टीरिया का सरफेस एरिया बढ़ाया, पानी एब्जॉर्ब करके दे रहा है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके दे रहा है, जबकि सियानोबैक्टीरिया उसको खाना तैयार करके दे रहा होता है। तो ये एक म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप हो गई, इसको हम कहते हैं लाइसेंस, जिसमें फंगस और सियानोबैक्टीरिया लिंक हो जाते हैं। जबकि माइकोरिजा में क्या होता है जी, फंगस जो है वो प्लांट के साथ लिंक हो जाता है।
फंगस जो है वो प्लांट्स की रूट वगैरह पे डेवलप हो जाता है, और ये फंगस और प्लांट का रिलेशनशिप होता है, जिसको हम कहते हैं माइकोरिजा। जैसे अक्सर जो हमारे पास एक प्लांट होते हैं, बहुत से प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स पे, ये प्लांट है जी, ये उसकी रूट है, ये उसकी रूट्स हैं जी, ठीक है। अब इन रूट्स पर फंगस डिवेलप हो जाता है, ऐसे बहुत सारे फंगस आके लग जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन फंगस कहते हैं। अब ये क्या हो गया, एक फंगस और प्लांट का ताल्लुक, इसको हम कहते हैं माइकोरेजी, और ये म्यूचुअलिस्ट होती है, यानी दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा पहुंचाते हैं। फंगस क्या फायदा करता है जी, फंगस हवा की जो नाइट्रोजन होती है उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाता है, नाइट्राइट बनाता है और इनको एब्जॉर्ब करवाता है। इससे जो है फंगस की वजह से इसको नाइट्राइट्स मिलते हैं, ठीक है। और वही दूसरा के जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, फंगस की वजह से जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जबकि प्लांट क्या करेगा, प्लांट इनको जो है वो खाना तैयार कर करके देता है, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉप होता है। तो फंगस दो का, फंगस और माइकोरिजा, फंगस और प्लांट का रिलेशनशिप जो है वो कहलाएगा माइकोरिजा। फंगस आप जानते हैं जी कि डेड मटेरियल को सेप्रोफाइट करता है, ये दूसरा वाला। तो ये जितने भी इस प्लांट के इर्द गिर्द तो मटेरियल्स होंगे, कोई लीफ वगैरह पड़ा हुआ है, तो फंगस क्या करेगा, उनको तोड़ के उनके अंदर से सिंपल मॉलिक्यूल्स बना देगा। वो सिंपल मॉलिक्यूल्स प्लांट एब्सॉर्ब कर लेगा, प्लांट का फायदा हो गया, प्लांट्स को मिनरल्स मिल रहा है। जबकि फंगस का फायदा क्या होता है, प्लांट जो खाना तैयार करेगा फंगस वो फ्री फोकट में ले लेगा। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं माइकोरिजा। इसमें दो टाइप्स होती हैं, दो कैटेगरीज हैं, एक कहलाता है एक्टो माइकोरिजा और एक कहलाता है एंडो माइकोरिजा। अगर ये जो फंगस डिवेलप होता है ये रूट की खाली ऊपर ऊपर होता है, सरफेस पर होता है, तो उसको आप कहते हो एक्टो। और अगर सेल रूट के अंदर सेल में जाके बैठ जाता है तो उसको आप कहते हो एंडो। यानी ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसमें देखें, ये रूट की खाली सरफेस पर है तो ये एक्टो हो गया। और अगर ये रूट के सेल्स हैं जी, ये रूट के सेल्स हैं और अंदर जाके फंगस इन सेल्स के अंदर जाके बैठ जाता है तो ये हो जाता है एंडो। तो ये हमारे पास न्यूट्रिशन का मामला हो गया फंगस का। फंगस के अंदर चूंकि फंगस ऑटोट्रॉप नहीं होता है, हेटरोट्रॉप होता है, तो ये बाहर से खाना हासिल करता है। उस हिसाब से इसकी तीन कैटेगरी होती है। पैरासाइटिक फंगस वो फंगस होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये ऑर्गेनिज्म की बाहर मौजूद है तो एक्टो, अगर अंदर मौजूद है तो एंडो पैरासाइट। सेप्रोफाइटिक फंगस डेड ऑर्गेनिज्म को तोड़कर उसमें से खाना हासिल करते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स हासिल करते हैं। जबकि म्यूचुअलिस्ट फंगस ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक ऐसा पार्टनरशिप रिलेशनशिप कायम कर लेते हैं जिसमें ये दोनों एक दूसरे को नुकसान के बजाय फायदा पहुंचाते हैं। इनमें दो टाइप होती है, लाइचेंस क्या है जी, फंगस और एल्गी या सियानोबैक्टीरिया का ताल्लुक। जबकि माइकोरिजा क्या है जी, फंगस और प्लांट का ताल्लुक। दोनों के अंदर ये दोनों फंगस और प्लांट जो दूसरा पार्टनर है एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। माइकोरिजा में दो टाइप है, एक्टो और एंडो। अगर ये फंगस प्लांट की जनरल बॉडी सरफेस पर मौजूद है, ऊपर मौजूद है, तो ये एक्टो माइकोरिजा है। और अगर फंगस प्लांट के अंदर सेल्स में जाके रह रहा है तो ये एंडो माइकोरिजा है। तो ये हमने फंगस देखा, फंगस के कुछ जनरल कैरेक्टर्स देखे, फंगस की बॉडी का स्ट्रक्चर देखा, फंगस की बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके अलावा हमने फंगस का जो है न्यूट्रिशन का मामला देखा। अब हम कल की क्लास में इंशाल्लाह इसकी रिप्रोडक्शन देखेंगे कि फंगस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। दोनों टाइप होती है इसकी, मैं लिख देता हूँ, मेंशन कर लेता हूँ ताकि हमें कल याद रहे। अब हमने सबसे पहले जो कल देखना होगा वो रिप्रोडक्शन, फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन का क्या मामला है। दोनों टाइप होती है जी, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। हम ये देखेंगे जी कल के फंगस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल मेथड कौन कौन सा है, सेक्सुअल मेथड कौन कौन सा होता है। फिर हम फंगस किंगडम फंजाई में जो हमारे पास ग्रुप बने हुए, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, डिट्यूरियोमाइकोटा, 4 ग्रुप है। हमने उन 4 ग्रुप को बारी बारी स्टडी करना है। तो हम वो 4 ग्रुप देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन फंगस देखेंगे, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और स्ट्रक्चर के अंदर याद रखिएगा, अभी मैंने आपको खाली इसका जनरल स्ट्रक्चर बताया है कि इसकी बॉडी जो है वो माइसीलियम कहलाती है। माइसीलियम जो है लंबे लंबे सेल से बनी हुई होती है जिसको आप हाइफी कहते हो। दो टाइप की हाइफी होती है, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। इनके सेल्स के अंदर सेल वॉल, न्यूक्लियस और ऑयल ग्लोब्यूल समेत तमाम दूसरे ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे। क्या नहीं होता है इनमें, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सेंट्रोइड नहीं होता। ये मैंने आपको इनका जनरल स्ट्रक्चर बताया। इनके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जैसे कि स्पोरेंजियोफोर्स मौजूद होते हैं इनके अंदर, स्पोरेंजियम मौजूद होते हैं, स्पोरेंजियम स्पोर्स बनाता है। और उसके अलावा जो है कॉनिडियोफोर्स मौजूद होते हैं
लेकिन ये एक ऑप्शनल स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ क्लास में होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो ये हम रिप्रोडक्शन में देख लेंगे कि और क्या इनके अंदर, इनके सेल्स में, इनकी बॉडी में सॉरी क्या पाया जाता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर कोई सवाल है तो आप लोग माइक खोल के पूछ सकते हैं। आप लोगों का माइक अनम्यूट है। कोई सवाल है बच्चों तो पूछो।